हेलो स्टूडेंट, अमित मिश्रा। आज तारीख है 27 तारीख और आज का हम करंट अफेयर कवर करते हैं। ठीक है, देखिए जो पहली न्यूज़ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है। आज हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिपोर्ट कवर करते हैं हम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले 5 सालों से ट्रांस फैट के ऊपर स्टडी कर रहा है। ट्रांस फैट के ऊपर स्टडी कर रहा है। उसके ऊपर जो स्टडी करी है उसके रिगार्डिंग उसने रिपोर्ट जारी करी है। ठीक है, सवाल उठता है पहले ट्रांस फैट क्या होता है। देखो, होता है क्या है ना, जो फैट होता है, दो प्रकार के फैट होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड फैट और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। दो प्रकार के फैट होते हैं। पहला होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड फैट होता है ना, सैचुरेटेड फैट दो प्रकार से बन सकते हैं। ठीक है, जो फैट होता है वो दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब जो सैचुरेटेड फैट होता है वो दो तरीके से बन सकते हैं। एक होता है नेचुरल तरीके से और एक होता है सिंथेटिक तरीके। ठीक है, तो सिंथेटिक तरीके से सैचुरेटेड फैट बनता है ना, उस फैट को हम बोलते हैं ट्रांस फैट। हम बोलते हैं ट्रांस। जो सिंथेटिक तरीके से सैचुरेटेड फैट बनता है उस फैट को हम बोलते हैं ट्रांस फैट। ये ट्रांस फैट बॉडी के लिए बहुत बेकार है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है सिर्फ ह्यूमंस को सिर्फ 1% से ज्यादा ट्रांस फैट कंज्यूम करना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बात किया। तो इसी चीज को कम करने के लिए पिछले 5 सालों से काम कर रहा था। इस 5 सालों में काम करते करते कुछ रिपोर्ट, इसने 5 साल बाद एक रिपोर्ट जारी करी। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो उस रिपोर्ट में क्या आया है, उस रिपोर्ट में यह आया है कि 4% जो कैंसर का कारण है ना, पूरे पॉपुलेशन में 4% जो कैंसर का कारण है, उसका कारण है ट्रांस फैट। क्या कारण है उसका? ट्रांस फैट। अच्छा, ये रिपोर्ट कहाँ कहाँ पर मतलब ये सिर्फ कितने एरिया कवर कर रही है रिपोर्ट? ये रिपोर्ट 53 नेशन को कवर कर रही है। 53 नेशन को कवर करा है इस रिपोर्ट। ठीक है, तो कवर करते उसने एक बात बोला है कि 5%, जो 5% मान लेते हैं, 5% वर्ल्ड में हार्ट डिजीज है, सॉरी कैंसर बोला मैंने, हार्ट डिजीज है, इस वजह से होता है, इस वजह से होता है, ट्रांसफैट की वजह से होता है। ठीक है, चलिए अगला। हाँ, अब ये बता दिया मैंने आपको कि 1% क्या है, 1% ही ट्रांसपेरेंट फैट यूज करना चाहिए। अनसैचुरेटेड बता दिया मैंने। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से इंडस्ट्रियल जो बनता है ना, इंडस्ट्री से, तो बोलते हैं हम। अगला, वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च करे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोग्राम लॉन्च करा है, रिप्लेस प्रोग्राम लॉन्च करा है, रिप्लेस प्रोग्राम लॉन्च करा है, इसको कंट्रोल करने के लिए, ये ट्रांसफैट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज, इंडिया में कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं? इंडिया में फसाई एफ फूड एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम बनाया। उसने 2021 में बोला है किसी भी कंटेंट में 3% से ऊपर क्या होना चाहिए? ट्रांसफैट नहीं होना चाहिए। किसी भी कंटेंट में 3% से ऊपर ट्रांसफैट नहीं होना चाहिए। और फिर 2022 में इसको चेंज करते हुए उन्होंने बोला है कि किसी भी कंटेंट में 2% से ज्यादा ट्रांसफैट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फूड सेफ्टी अथॉरिटी इंडिया ने बोला है किसी भी कंटेंट में, 2021 में बोला था किसी भी कंटेंट में 3% से ऊपर ट्रांसफैट नहीं होना चाहिए। और 2022 में क्या बोला है कि 2% ज्यादा ट्रांसफैट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा ट्रांसफैट फ्री लोगो भी करके इन्होंने लॉन्च करा है। ठीक है, तो इंडिया ने काम करे, वर्ल्ड हेल्थ और इंटरनेशनल लेवल पे डब्ल्यूएचओ ने क्या काम करा है? इस नाम का प्रोग्राम लॉन्च करा है। ठीक है, तो हो गया। और बोला है कि 1% से ज्यादा क्या होना चाहिए? 1% ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, डब्ल्यूएचओ ने बोला। पर इंडिया में क्या चल रहा है? 3% और 2% चल रहा है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज। इस न्यूज के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डब्ल्यूएचओ रिप्लेस एक्शन पैकेज? मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब ये किससे रिलेटेड है? डब्ल्यूएचओ रिप्लेस किससे रिलेटेड है? टू एलिमिनेट इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैटी एसिड फ्रॉम द नेशनली फूड सप्लाई। ठीक है, इसका आंसर भी होगा। चलिए अगला। हाँ, अगला ये है कि हम लोगों ने डीएसपी की पाठशाला से लिंक एक चैनल बनाया जिसका नाम है ये पूरा सिविल सर्विस एस्पिरेंट है, रिकमेंडेशन। अगला, उल्लास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। उल्लास ये लिटरेसी प्रोग्राम चालू करा गया। ये प्रोग्राम कहाँ पे करा गया? लद्दाख में करा। ठीक है, मतलब उल्लास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, मतलब ये लिटरेट करना है लोगों को, रिगार्डिंग ये प्रोग्राम लॉन्च करा है उल्लास। ठीक है, प्रोग्राम में खास बात ये है लिटरेसी दी जाएगी। और कौन सी लिटरेसी दी जाएगी लोगों को? फंक्शनल फंक्शनल लिटरेसी दी जाएगी। कौन सी लिटरेसी दी जाएगी? फंक्शनल।
और न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है। लिटरेसी प्रोग्राम में कौन से लिटरेसी दे रहे हैं? फंक्शनल लिटरेसी दे रहे हैं। फंक्शनल मतलब काम करने वाली, जॉब वोकेशनल वाली लिटरेसी, ठीक है। फंक्शनल लिटरेसी माने मतलब एबिलिटी टू लिटरेसी स्किल फॉर पर्सनल एंड कम्युनिटी फंक्शनल एंड डेवलपमेंट। लिटरेसी स्किल का यूज मतलब पढ़ने लिखने का जो स्किल है उससे पर्सनल यूज और डेवलपमेंट में वो काम आ सके, इस प्रकार की जो स्किल्स बोलती है फंक्शनल स्किल, ठीक है, जिससे फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला। अच्छा, ये स्कीम के रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन है। ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम्स होती है जिसको स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट दोनों क्या करते हैं? स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है। तो चलाने में स्टेट गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट दोनों स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये स्कीम कब से कब तक है? 2022 से लेके 2027 तक है इसकी, ठीक है। हाँ, इससे फायदा क्या होगा? लिटरेसी कम होगी, जो नॉन लिटरेसी है कम होगी, लिटरेसी बढ़ेगी, नॉन लिटरेसी बढ़ेगी, कम होगी, ठीक है। अच्छा, इसके जो एजुकेशन का मोड क्या है? ऑनलाइन मोड है। ऑनलाइन मोड पे लिटरेसी बढ़ेगी। तो इस तरीके से ये न्यूज बहुत खत्म कवर होती है। अगली न्यूज करते हैं। इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं क्या? क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है? क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम? क्या ये स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? का आंसर होगा, ठीक है। हाँ, इंडिया एक्सटर्नल डेट। इंडिया का एक्सटर्नल डेट के मतलब बाहरी, इंडिया के द्वारा बाहर की कंट्री से लिया गया कर्जा कितना है? कितना कर्जा है? 663.8 बिलियन, मतलब कुछ पांच 5 लाख करोड़ तो बोलेंगे नहीं, कुछ 6 लाख करोड़ के आसपास है, ठीक है। ये अमाउंट 6 लाख करोड़ रुपए हमारे बाहर के देशों से कर्जा लिया है, ठीक है। ये हो गया 6 लाख करोड़ रुपए हमने कर्जा लिया है। ये जो कर्जा है 39.7 मतलब मान लेते हैं 40 बिलियन बढ़ गया है पिछले साल से, ठीक है। पिछले साल कितना था? 5.7 लाख करोड़ था। अभी कितना हो गया? कुछ लगभग 6 लाख करोड़ हो गया, ठीक है। इतना बढ़ गया। तो 39 बिलियन डॉलर क्या हो गया? बढ़ गया। अच्छा, जीडीपी एक होता है, देखो बढ़ तो गया है, मतलब हमारा कर्जा बढ़ा है, बात सही है। क्या हमारी जीडीपी बढ़ी देश की? हमारी जीडीपी भी देश की बढ़ी है। क्या हमारे जितना हमारा कर्जा बढ़ा है, अगर हमारा कर्जा इतना बड़ा है तो हमारी जीडीपी कितनी बढ़ी है? हमारी जीडीपी एक साल में हमारे कर्जे से थोड़ी ज्यादा बढ़ी है। मैं समझाता हूँ, देखो आपको मैं, अगर कर्जा इतना बड़ा है तो हमारी जीडीपी थोड़ी ज्यादा बढ़ी है। मैं समझाता हूँ कैसे बता रहा हूँ मैं यार। जो डेट टू जीडीपी रेशो है, मतलब डेट टू जीडीपी रेशो है, वो क्या हो गया? कम हो गया। मतलब कर्जा बढ़ा है पर फिर भी जीडीपी के कंपैरिजन में कर्जा क्या है? कम हो गया है, समझ रहे हो? तो जीडीपी रेशो कितना हो गया? 18.7% हो गया। पहले कितना था? 30%। पहले जीडीपी के कंपैरिजन में हमारे पास कर्जा कितना था? अगर हमारे पास कर्जा 100 रुपए है तो हमारा मतलब तो हमारा जीडीपी, सॉरी, अगर हमारा जीडीपी 100 रुपए है तो हमारे पास कर्जा कितना था? 19 रुपए था पहले। मगर अब हमारा जो जीडीपी है के कंपैरिजन में, अगर हमारा अभी जीडीपी 100 मान लेते हैं तो हमारा जीडीपी, हमारा जो डेट है वो कितना हो गया? 8.7 हो गया, ठीक है। हमारा जीडीपी बढ़ गया है, इसकी वजह से कर्जा बढ़ने के बावजूद भी हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है? कम, ठीक है। ये जो चीज है, ये जो बात है, ये आपने पढ़ा होगा, मतलब ये जो बोरोइंग वाली बात है, ये जो कर्जा लेने वाली बात है, वो इस सेक्टर के अंदर आती है। ये सेक्टर क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करंट अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के अंदर चीजें आती है इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग और एनआरआई अकाउंट। कोई भी विदेशी अगर हमारा कोई भी एनआरआई, सॉरी विदेशी बोलना गलत है, कोई भी एनआरआई अगर हमारे देश में आकर अकाउंट खुलवाता है तो वो पैसा हम किसके अंदर रखेंगे? कैपिटल अकाउंट के अंदर, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अभी जो बोरोइंग वाला सेक्शन है ना, बोरोइंग वाले सेक्शन के अंदर आता है एक्सटर्नल बोरोइंग, मतलब बाहर के देशों से हमने कितना कर्जा लिया है वो किसके अंदर आ जाता है? एक्सटर्नल बोरोइंग के अंदर आ जाता है। अब हम देख लेते हैं हमारी एक्सटर्नल बोरोइंग है कितनी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट, हमारी एक्सटर्नल बोरोइंग है 2.9 ट्रिलियन। हमारी एक्सटर्नल बोरोइंग है कितनी? 2.9 ट्रिलियन हमारी एक्सटर्नल बोरोइंग है। अब देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से हमारी एक्सटर्नल बोरोइंग कितनी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से हमारी एक्सटर्नल बोरोइंग, देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल बोरोइंग लिखा है, कितना है? 5.7 लाख करोड़, ठीक है। तो अगर अपन इंग्लिश में अच्छे से करें तो यहाँ पे जरा देखिए,
बिलियन डॉलर में अगर देखें तो 2023 का है डेटा, ठीक है, अभी 2024 का डेटा नहीं आया है। 648.2 बिलियन डॉलर है, ठीक है, टोटल हमारा एक्सटर्नल बोरिंग, ठीक है। उसको हिंदी में करेंगे तो 5.7 लाख करोड़ आ रहा था, ठीक है, 2023 का डेटा बता रहा हूँ मैं आपको। 2024 में क्या हो गया है, 39 बिलियन डॉलर, मतलब देखो 648 बिलियन डॉलर किसमें था, 648 बिलियन डॉलर 2023 में। इसमें अगर अपन 40 बिलियन डॉलर और जोड़ देंगे तो जो हमारा क्या जाएगा, प्रेजेंट बोरोइंग आ जाएगी, ठीक है। चलिए ये हो गया बात क्लियर, बोरोइंग की बात क्लियर हो गई। अच्छा, इंडिया की टोटल बोरोइंग कितनी है? इंडिया की टोटल बोरोइंग होती है इंटरनल बोरोइंग, मतलब देश के अंदर से उन्होंने कितना कर्जा लिया है प्लस देश के बाहर से उन्होंने कितना कर्जा लिया है। देश के अंदर से उन्होंने कितना कर्जा लिया है प्लस देश के बाहर से उन्होंने कितना कर्जा लिया है, तो बोलते हैं हम टोटल बोरोइंग, ठीक है। देश के बाहर से कितना कर्जा लिया है हमने, 5.7 लाख करोड़, 2023 का डेटा मान लेते हैं। कोई इतना बड़ी बात नहीं है, 39 बिलियन इतना हो गया, 39 बिलियन और बच जाएगा तो क्या बात हो जाएगी। इंटरनल डेट हमारा कितना है, 177 लाख करोड़, ठीक है, 177 लाख करोड़ बाहर से हमने लिया है, इंडिया से हमने लिया है 5 लाख करोड़ हमने इंडिया से लिया है, तो टोटल डेट हो गया हमारा 183 लाख करोड़ हो गया, ठीक है, हमारा टोटल डेट। और इसी को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे में ट्रिलियन में, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2.9 ट्रिलियन। इसकी कैलकुलेशन क्या है, ऐसी कैलकुलेशन ये है, इसी कैलकुलेशन ये है, $1 इक्वल्स टू 83 मान, $1 इक्वल्स टू अपन 83 मान लेते हैं, $1 इक्वल्स टू हम 83 मान लेते हैं, 1 ट्रिलियन इक्वल टू 1000 करोड़ का दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 ट्रिलियन इक्वल्स टू 1 लाख करोड़ है, तो $1 ट्रिलियन इक्वल टू 83 इंटू 1 लाख करोड़, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे इससे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 2.2 ट्रिलियन, ठीक है। अब बोलोगे सर 2.2 ट्रिलियन आ रहा है और आप तो बोल रहे 2.9 ट्रिलियन आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक इन द सेंस कि हमने ये लिया $83 लिया है, ठीक है। अब इंटरनेशनल इन लोगों ने क्या कैलकुलेशन करने में क्या लिया है वो हमें पता नहीं अच्छे तरीके से, जैसे हमारा थोड़ा कैलकुलेशन कर रही है। चलिए, हाँ, आपको जो बताने वाली चीज ये है कि जो एक्सटर्नल जो हम कर्जा ले रहे हैं, जो हम एक्सटर्नल डेट ले रहे हैं, जो हम बाहर देश से कर्जा ले रहे हैं, उस कर्जे में दो चीजें आती हैं, ये याद रखिएगा, एक तो आती है गवर्नमेंट आती है और एक आती है, ठीक है, गवर्नमेंट आती है और नॉन गवर्नमेंट। मतलब ये जो एक्सटर्नल हम कर्जा ले रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन है भाइयों बहनों। नॉन गवर्नमेंट मतलब कोई भी पर्सनल इंसान, कोई भी इंस्टीट्यूशन में जुड़े हुआ है, ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्सटर्नल डेट के अंदर। हाँ, अब दूसरी बात, हमने बाहर से कर्जा लिया, हमने बाहर से कर्जा लिया है, और बाहर से कर्जा हमने किस करेंसी में उससे कर्जा लिया है, हमने सॉरी हमने कर्जा लिया है, हमने कर्जा लिया है, टोटल इंटरनल कर्जा लिया है और एक्सटर्नल कर्जा लिया है, इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट है। तो टोटल हमने जो कर्जा लिया है वो हमने किस करेंसी में सबसे ज्यादा कर्जा लिया है, हमने किस करेंसी में हमने सबसे ज्यादा कर्जा लिया है, हमने लिया है सबसे ज्यादा कर्जा डॉलर में, सबसे ज्यादा कर्जा लिया, किसमें लिया है सबसे ज्यादा कर्जा, डॉलर में। बात क्लियर है, ठीक है। हमने हमने इंटरनल डेट लिया है, एक्सटर्नल डेट लिया है, और इंटरनल और एक्सटर्नल डेट में हमने सबसे ज्यादा कर्जा किसमें लिया है, डॉलर में लिया है, ठीक है। रुपीज में सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट किसमें है, रुपीज, लार्जेस्ट किस, डॉलर में। चलिए ये सवाल करके दिखाइए, हमारा डेट कितना हो गया टोटल, अभी कितना हो गया, 39.7 मिलियन की बिलियन डॉलर की वृद्धि हो गई, और ये याद करना तो थोड़ा मुश्किल है, पर आप $650 मान सकते हो, तो बाहरी कर्ज है हमारा। अगला करंट अफेयर हमारा, अगली चीज है हॉपेक्स, मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं बोलेंगे इसे, एयर लिखा, एयर फोर्स एक्सरसाइज है, ठीक है, एयर फोर्स। किस किस के बीच में हुई है, इंडिया और इजिप्ट के बीच, इंडिया और इजिप्ट के बीच में एयर फोर्स एक्सरसाइज हुई है, कहाँ पे हुई है, इजिप्ट में ही, ठीक है। तो नाम क्या रखा है, हॉपेक्स, मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और बता रहा हूँ सारी लिस्ट, परेशान मत होइएगा। आंसर बताइए, which two air force participate in the exercise हॉपेक्स। आंसर क्या है इसका, इंडिया की एयरफोर्स और एयरफोर्स ऑफ इजिप्ट। चलिए अगली न्यूज, CDRI मतलब कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक एक सरकार, हमारी गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च करा था, ठीक है।
कब लॉन्च करा था? 2019 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट हुई। यूनाइटेड नेशन में क्या 2019 में क्या हुआ था? 2019 में हुआ था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। जब ये समिट हुई थी तो इस समिट में हमने क्या प्रस्तुत करा था वर्ल्ड के आगे? हमने प्रस्तुत करा था CDRI, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने बताया था वर्ल्ड को। और पूरे वर्ल्ड की 39 कंट्रीज ने और 7 ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एक्सेप्ट भी करा था, ठीक है। क्या इटली ने इसे एक्सेप्ट करा था? बिल्कुल एक्सेप्ट करा था, ठीक है। तो ये हाँ, अच्छा, इसका मतलब क्या है? कोaliशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। पहला शब्द है कोaliशन, क्या है? कोaliशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कोaliशन माने होता है एक साथ आना, क्या आना? एक साथ आना, कोaliशन। डिजास्टर किसके लिए एक साथ आना? डिजास्टर के लिए। फिर एक साथ आके करना, डांस करना? डांस नहीं करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कर रही है, ठीक है। एक साथ आके क्या काम करने की बात कर रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कर रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर? रेजिलिएंट, मतलब जो लंबा चले, मजबूत हो, वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है। कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है। इस कब बात करी? 2019 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन में हमने बात करी थी, ठीक है। अच्छा, इसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी है अभी। ये बोला है कि देश में उड़ीसा में जितने भी पावर सेक्टर्स हैं उनके द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा गया है वो बहुत कमजोर है। उड़ीसा में जो पावर सेक्टर्स हैं उनके द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट गया है वो क्या है? बहुत कमजोर है। उन्होंने बताया है कि 80% ऑफ जो इलेक्ट्रिक पोल्स है ना, जो खंबे हैं, वो क्या हो जाएंगे? आराम से टूट, बिजली के जो खंबे हैं 80% वो आराम से उठ जाएंगे। कब सुनामी आ जाएगी? तो देखो, अभी अभी सुनामी आई थी, साइक्लोन आया था, सॉरी। तो क्या हुआ था कि अभी आप सुनते होंगे हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड हो रही है, अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड हो रही है। तो क्यों हो रही है? क्योंकि जो वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या मतलब लैंडस्लाइड होना एक नेचुरल चीज है, पर लैंडस्लाइड हो रही है और उससे लोगों को नुकसान हो रहा है, ये परेशानी है। तो लैंडस्लाइड रेजिलिएंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए ये बात हो रही है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि उड़ीसा में आती रहती है सुनामियां, मतलब पानी आता रहता है, तो ये की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। 80% खंभे बर्बाद हो जाएंगे आपको। और साइक्लोन 75%, अगर हवा तेज चलेगी तो 75% डिस्टर्बेंस हो जाएगा, ठीक है। अगली न्यूज है इससे रिलेटेड, देखो अगली न्यूज है इससे रिलेटेड, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट से ग्लोबल सैटेलाइट से रिलेटेड। होता क्या है ना कि अपनी एक होता है नाका, मतलब टोल सेंटर बोलते हैं, क्या बोलेंगे? टोल। गाड़ी जाती है, ठीक है, गाड़ियां चलती हैं और फिर यहाँ पे आती है गाड़ी, फिर यहाँ पे आपको पैसे देने पड़ते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, नाका रहता है ना, टोल नाका, अब पैसे देने पड़ते हैं। पर पैसे देने के लिए क्या रहता है ना कि पैसे देने की अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी ये बढ़ गई है कि आप यहाँ पे क्या लगाओ, एक स्कैनर लगाओ, फास्टैग का स्कैनर लगाओ, और नाके में क्या लगा रहता है? यहाँ एक मशीन लगी रहती है, ठीक है। एक मतलब अडॉप्ट, मतलब एक्सेप्ट, ट्रांसमीटर लगा होता है, वो क्या करता है? सिग्नल को एक्सेप्ट करता है। ट्रांसमीटर नहीं कहेंगे उसे, बोलेंगे तो बोलेंगे यहाँ पर ट्रांसमीटर लेता है, ये एक्सेप्ट करता है सिग्नल को, ठीक है। ये करता है, और ये जो लेन देन होता है ना सिग्नल का, पैसे का, जैसे ये जो हमारी गाड़ी है इस नाके तक पहुंचती है, पैसा ऑटोमेटिकली कट जाता है, ठीक है। और ये पैसा कटता है किस टेक्नोलॉजी से कटता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यूजेस इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की वजह से रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। इन दोनों का आइडेंटिफिकेशन किस जाएगा? रेडियो फ्रीक्वेंसी से। और मैग्नेटिक फील्ड का यूज करा जाएगा, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी से पैसे क्या कट जाते हैं? आराम से पैसे कट जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से पैसे का ट्रांसफर हो रहा है टोल नाके में, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब क्या हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी लाने की बात हो रही है, पर बात हो रही है ये वाली ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट। इसमें क्या होगा? जो सैटेलाइट है, जो सैटेलाइट्स हैं वो करेंगे कार के मूवमेंट को ट्रैक करेंगे। जो सैटेलाइट्स हैं वो कार के मूवमेंट को ट्रैक करेंगे, और जैसे ये कारें नाका पे आएंगी, मतलब टोल में आएंगी, तो ऑटोमेटिकली मालूम चल जाएगा कि इस कार का नंबर, मतलब ये जो एक्स कार है, इस ये
इतना किलोमीटर चल के आ रही है और इतने किलोमीटर दूर से आ रही है, तो जैसे ही वो नाका में पहुंचेगी ना, तो वैसे ही आपको मालूम चल जाएगा कि इतने पैसे कटने, इतना इसके चार्ज लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूज़ कवर होती है। ठीक है, आज करंट अफेयर खत्म होते हैं। थैंक यू।